आईपीओ तो ऐसा, जी हाँ, बाजार ने पकड़ी है रफ्तार, तो क्या आईपीओ बाजार भी होगा गुलजार, ये जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी आईपीओ बाजार की हलचल में कैसे प्ले किया जाए। तो चलते हैं पहले हर्ष के पास। एक तो अंबाला जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। अब तो बिल्कुल परिवार सा लगता है, कोई भी शो हो अंबाला में उनका रहना बहुत आवश्यक है। हर्ष से शुरू करते हैं। हर्ष बताइए जी। तो बेसिकली 3 आईपीओ हैं, तीनों के आज दूसरा दिन है। तो सबसे पहले साई पेरेंटल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें, करीब आप देखिए 0.05x के आसपास सब्सक्राइब होता दिखा है। एनआईए के आंकड़े को देखिए लगभग सेम है। रिटेल पार्टिसिपेशन देखिए बहुत ही कम, करीब देखिए 0.0x के आसपास, और टोटल देखिए 10% के आसपास जो है सब्सक्राइब हुआ है। दूसरा दिन है इसका। अगर एक बार अपने दर्शकों को हम लोग याद दिला दें, यहाँ पे आगे बढ़े यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि इसका जो इशू प्राइस बैंड था वो 372 से लेकर 392 रुपीज़ था प्रति शेयर के भाव। एक लॉट में 38 शेयर थे। टोटल इशू साइज जो था वो करीब 409 करोड़ के आसपास था। फ्रेश इशू की बात करें 285 करोड़, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 124 करोड़ के आसपास का था यहाँ पे। अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को देखें एक बार, तो ये देखिए टोटल आय जो है वो लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली पिछले 3 सालों में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें भी जंप है, बैक टू बैक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा में भी बढ़ोतरी है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखा है। अपने दर्शकों को बता दें इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। पहले तो डिवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनी है यहाँ पर, और फॉर्मुलेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज़ है कंपनी की। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें सेगमेंट्स के हिसाब से, तो फॉर्मुलेशन के ऊपर, सीडीएमओ के ऊपर, जो चाहे वो घरेलू बाजार हो या इंटरनेशनल बाजार हो, कंपनी का फोकस है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा, जैसे हमने दर्शकों को बताया था, कार्डियो हो, यहाँ पर न्यूरो हो, एंटी डायबिटिक हो, रेस्पिरेटरी हो, विटामिन, पेन रिलीफ, तमाम तरह का जो पोर्टफोलियो, इसका काफी बड़ा पोर्टफोलियो है यहाँ पे। कस्टमर बेस की बात करें तो भी काफी बड़ा है। हमने बताया अगर आप विदेशी बात करें देशों की बात, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट, मिडल ईस्ट जैसे बड़े नाम है। लेकिन एक रिस्क फैक्टर जो यहाँ पे दिखता है साफ तौर पे, अगर आप रेवेन्यू में देखें तो चाहे आप वित्त वर्ष 2025, 24, 23 की बात करें यहाँ पे, तो 40% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू के 50% तक के आसपास का जो रेवेन्यू है वो इंजेक्टेबल से आता है। और हम लोग देख रहे हैं पॉलीमर्स, जो तमाम तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, क्रूड से जो तमाम चीज़ें बनती है उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीज़ों पर आ रहा है यहाँ पर। तो ये कंसर्न साफ तौर पे बनता है यहाँ पे, क्योंकि इंजेक्टेबल्स की जो डिमांड है घटने से कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसका असर जो है वो आगे मार्जिन्स पे दिख सकता है। चलिए, ये बात साई पेरेंटल के आईपीओ को लेकर के निकल के आई है। अब चलते हैं अंबाला मैम के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैम, कैसा लग रहा है आईपीओ, और खासतौर से प्राइस बैंड कैसा लग रहा है इसका? प्राइस बैंड के साथ साथ पहले तो गुड आफ्टरनून आप सबको। निफ्टी का 23,450 हिट हो गया है, तो इंटरडे का टारगेट था, प्लीज बुक कर लेना टाइम से, क्योंकि अभी टाइम नजदीक आ रहा है, एक्सपायरी है। ये राइट, क्या तो मतलब जो आज भी 500 भी टेस्ट कराएंगे क्या मैम? नहीं, अच्छा ठीक है। बहुत लंबी सांस लेकर के आपने बोला, चलिए ठीक है। सांस ले रही थी तो चार्ट देख रही थी, ऊपर सांस लेते बहुत शानदार। वो पॉसिबिलिटी नहीं, क्लोजिंग नहीं हो पाएगी वहां तक, वो मुश्किल है, और उस गलती कर जाते हैं फिर लोग, टारगेट होने के बाद की आदत बना ली है। बिल्कुल ठीक है मैम। यस, तो पहले तो मैं इस बिजनेस को लेकर के 2-3 पॉइंट, जो आपने सबसे पहले सवाल पूछा प्राइस बैंड का, प्राइस बैंड डेफिनेटली थोड़ी साइड महंगा साइड जरूर है, बट आप इस आईपीओ की टाइमिंग बहुत अच्छी है। अब रिसेंटली इंडिया में बहुत सारी मेडिसिन थी, मतलब काफी सारी मेडिसिन का जेनरिक जो टाइम होता है ना, कि एक पेटेंट टाइम, उसके बाद हम जेनरिक मेडिसिन खुद बना सकते हैं। और उसका जो क्लाइंटेल है जो उन मेडिसिन को बनाता है, जेनरिक मेडिसिन को, सन फार्मा, मैनकाइंड, ये सारी कंपनीज है, इसकी क्लाइंट्स वही है। सो टाइमिंग का फायदा आप इस तरह से देखिए कि जिस समय पर जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है, वही फॉर्मुलेशंस, इंजेक्शन, जो काम करने का जो कैपेसिटी है वो इस कंपनी का है। सो इंडीड एज एन इन्वेस्टर आने वाले समय में हमें इसके फाइनेंशियल्स और तेजी से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। सो दैट इज द वन थिंग जो मुझे इस चीज को, इस आईपीओ को एनालाइज करते समय जो चीज मुझे नोटिस हुई वो ये है। दूसरा चीज, प्राइस बैंड को लेकर के जो बात है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जरूर है, और अभी का जो समय है, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के तौर पर तो आप पैसा लगा ही सकते हैं। अगर आप बहुत ही जीएमपी को ट्रैक करने वाले आईपीओ इन्वेस्टर हैं या आईपीओ प्लेयर हैं, तो आई थिंक यू शुडंट बी बॉदर अबाउट दैट। मेरे हिसाब से अभी का इसमें रिस्पॉन्स ठंडा है, बट क्योंकि बिजनेस में दम है
और क्योंकि मार्केट का डिमांड आगे बढ़ सकती है, तो इस वजह से इसमें जो आने वाले समय में आपको एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिल सकता है। नाउ वी गो टू सी वन मोर थिंग कि क्या ये बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं आई है जो अपने पीर्स से, तो उस एस्पेक्ट में आपको एक और चीज देखनी है, पहले इसके नंबर्स को समझ लेना जरूरी है। मतलब इस तरह की, क्योंकि अगर बड़ी डिमांड आएगी, आप ऐसे समझे कि अगर बड़ी डिमांड आएगी तो क्या बिजनेस को एक्सपेंड करना इजी है इनके लिए, तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी है इनके पास में, वन थिंग। सेकेंड, इस आईपीओ से जो पैसा आएगा, कंपनी बहुत हद तक एक्सपेंशन पर फोकस करने वाली है, क्योंकि सबको पता है, जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं विपुल जी, उन सबको मालूम है कि कौन कौन सी मेरिट्स ट्रैक रखते हैं ना वो लोग, तो कि जैसे टीचर हॉलीडे का ट्रैक रखते हैं कि साल में ये छुट्टियां हैं, वैसे ही हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करती है, दे कीप ऑन ट्रैकिंग कि कौन सी जेनरिक मेडिसिन का पेटेंट कब एक्सपायर हो रहा है, ताकि क्योंकि वो उनके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है। सो आई थिंक दिस टाइमिंग इज वेल प्लान और अच्छा आईपीओ है। कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे, ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं है, तो अगर इनका क्लाइंटेल बिजनेस वाइज बढ़ता है तो यहाँ पर आप एक स्टीप ग्रोथ मुझे लगता है आ जाएगी। सो आइडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड। लिस्टिंग गेन के लिए आपको ये देखना है कि आपका QIB वाला जो डेटा है, QIB वाले डेटा में 50% एंड आपका HNI में इसमें 15% का है। सो मेजर चंक जो है इसका वो है आपका क्वालिफाइड बायर्स, जिसको मतलब रिटेल का 35-30 के रेंज पर ही है। तो आपको ये देखना है कि लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन पर इसमें आपका QIB 2x 3x से ज्यादा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आपकी मैच हो जाती है, आप इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज है आपका 25 तारीख और कल खुला है, 2 दिन और वेट कर लीजिए। 27 तारीख को जो डेट रहेगा, डे ओपन रहने वाला है, क्या फ्राइडे है, तो उस दिन का अगर कुछ डेटा लेटेस्ट आ जाता है उसको पढ़ने की कोशिश करना। QIB में और HNI में अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा दिख रहा हो तो अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखना। अभी एप्लीकेशन आप कर दीजिए। विड्रॉ सिर्फ उस कंडीशन में करना अगर आपका QIB 2 या 3 गुना से ज्यादा ना भरा हो। इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ गुड काउंटर। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है, पैसे लगा सकते हैं। ये फिलहाल के लिए रहा है साई पेरेंटल को लेकर के। अगले आईपीओ पे चलते हैं। इसके बाद हर्ष, अगली कंपनी जी पावरिका की बात कर लेते हैं, इस आईपीओ की। और अगर आप यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो देखिए अभी अगर इसके सब्सक्रिप्शन लेवल को देखें तो और भी बहुत ही ठंडा रिस्पांस है इसमें। QIB अभी तक 0 है यहाँ पर पूरे तरीके से। NI का आंकड़ा देखें तो 0.03x के आसपास, रिटेल का 0.04x के आसपास, और टोटल आपके सामने सिर्फ 3% के आसपास ये भरता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो जैसे हम लोगों ने बताया भी कि डीजल जनरेटर जो सेट्स हैं वो कंपनी बनाती है और अच्छी खासी कैपेसिटी है। किलोवाट एम्पेयर की बात करें तो 10,000 किलोवाट एम्पेयर की कंपनी जो है वो कैपेसिटी रखती है यहाँ पे, पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है यहाँ पे। अगर आगे बढ़े यहाँ पर इसके प्राइस बैंड को एक बार देखें यहाँ पर, तो आप ये देखिए 375 से लेकर 395 के आसपास एक लॉट में 37 शेयर्स होंगे यहाँ पर। फ्रेश इशू, टोटल इशू साइज देखिए 1100 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू का नंबर बड़ा है 700 करोड़। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो 400 करोड़ के आसपास हो जाता है। आगे अगर कुछ चीज़ों को पॉइंट को और टटोला जाए, रिस्क फैक्टर जो इसमें है काफ़ी चीज़ें, तो आप देखिए कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा डालना पड़ता है इसमें, इस सेक्टर के अंदर। साइक्लिकल बिजनेस है साफ तौर पे। मंदी आने पर साफ तौर पे जो ऑर्डर है उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे मार्जिन्स पर असर देखने को मिलता है। पहले ही कंपनी अच्छे खासे डेट पे बैठी है और प्री पेमेंट के बाद भी कर्ज उतना घटने की संभावना नहीं है जितना चीज़ें स्थितियाँ दिख रही हैं। उस हिसाब से ब्याज का बोझ लगातार बढ़ने की संभावना है। घरेलू और ग्लोबल कंपनियां जो हैं वो कड़ी कंपटीशन दे रही हैं इस कंपनी को लेकर। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है, न्यूक्लियर की बातें हो रही हैं, तमाम तरह की चीज़ों की बात हो रही है। और डीजल जेनसेट को लेकर तो हम लोग जान ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। पावरिका के आईपीओ में मैम और कितना दम दिखाई? ग्रे मार्केट और है सर, बस ये 2 रुपये है, करीब करीब आधे प्रतिशत की लिस्टिंग की संभावना 397 के भाव पर। तो कम से कम मतलब ठीक है, नहीं बताते तो चली जाता काम इसमें, है ना। तो क्या ही बोला जाए। लेकिन अंबाला मैम क्या व्यू रहेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के नंबर भी नहीं भरोसा दिला रहे हैं, ना ही ग्रे मार्केट प्रीमियम। आपकी टिप्पणी। ऑलराइट, तो सबसे पहली तो बात ये कि आईपीओ के बाद हो सकता है कि 2 क्वार्टर में हमको इसके नंबर्स में बहुत अच्छा जंप दिखे। उसका कारण ये है कि फिलहाल के समय में डीजल सेट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और इट इज कॉमन, जो कि इस करंट सिचुएशन जो एनर्जी का चल रहा है उसके मद्देनजर, बैकअप एंड ऑल। तो दूसरी बात ये कि ये जो बिजनेस है, अगर ये नए प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि इनका जो एक्सपर्टीज है वो है डीजल इंजन्स में और डीजल पावर सेट्स वगैरह जो होते हैं, और ज्यादातर जो इनके क्लाइंट्स हैं मेरे हिसाब से क्यूमेंस इंडस्ट्रीज जो है, क्यूमेंस एनर्जी, वो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट कंडीशन पे आता है।
और अभी भी कमर्शियल लेवल पर जो अभी अभी एक बात बोला है हर्ष जी ने कि डीजल वाले जो भी चीजें हैं इसमें बड़ा फ्यूचर बचा नहीं है विपुल जी। अगर आप एक चीज को देखें तो इट इज लाइक कि जैसे एक होता है कि बहुत एमर्जिंग इंडस्ट्री एक होती है, एक जो ये मैच्योरिटी की तरफ ऑलरेडी जाके अभी डिक्लाइनिंग वाली साइड में आ रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि डीजल इंडस्ट्री नाम इसका बहुत बड़ा है, इसका क्लाइंटेल भी अभी अच्छा है और अगले 5 साल 7 साल इसका बिजनेस भी रहेगा, लेकिन आप इसको 15 साल की फोरकास्टिंग नहीं कर सकते इसमें। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। बाकी आईपीओ एप्लीकेशन अभी तो हमको जीएमपी का इंटरेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वैसे भी मैं उसको कोई खास तर्क रखती नहीं हूँ। मेरा फोकस रहता है बिजनेस पर, बिजनेस में पीर्स क्या कर रहे हैं और फिर उसकी वैल्यूएशन कितनी है, किस हिसाब से फिर वो फर्दर चीजें होती है। तो फिलहाल के लिए इट्स एन एप्लीकेशन, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, करंट कंडीशन इसके फेवर में है। सो फॉर दैट आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिए, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड दिस बिजनेस इज लाइकली टू कंटिन्यू डू गुड इन नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, और उसका रीजन अभी बताया है। सो एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैम मतलब ये फुल्ली सब्सक्राइब हो पाएगा? हो जाएगा? चांसेस है, ये सिचुएशन ऐसी है। तो अगर आप देखें तो क्यूमेंस हो गया, जो डीजल सेट्स वगैरह बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती बट मजबूरी है अभी। सो दिस इज जस्ट अ टाइम बीइंग, मतलब दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स ना, वैसा नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में प्ले करो, ट्रेड करो, छोड़ दो, ऐसा है। ठीक है मैम, ऐसा है। चलिए हर्ष जो है अगली कंपनी बताइए, अगला आईपीओ, आखिरी आईपीओ, वहाँ पे क्या अपडेट्स निकल जी। तो आखिरी आईपीओ जो है वो अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट के नाम से, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नंबर इसके जो 2 हमने आईपीओ बात करी उनसे यहाँ पे जो है बेहतर दिखता है। यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर देखिए 70% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। एनआई का आंकड़ा देखिए 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। रिटेल पार्टिसिपेशन भी आधा भर चुका है, आधे से ज़्यादा ही भर चुका है, और टोटल ये फुल्ली सब्सक्राइब यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अपने दर्शकों को अगर इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं तो देखिए 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर है ये बासमती राइस की, एफएमसीजी सेक्टर में भी काम कर रही है। यहाँ पे राइस की कई तरह की जो यहाँ पे वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें कई तरह के कोलम राइस है, सोना राइस, बहुत तरह के जो राइस है उसमें ये कंपनी डील करती है। एरोप्लेन के नाम से ब्रांड है इनका, 26 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इनकी। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो अगर इसका इशू प्राइस बैंड की बात करें 201 से 212, एक लॉट में 70 शेयर्स होंगे, 440 करोड़ का पूरा इशू है, पूरे तरीके से फ्रेश है यहाँ पर। आगे अगर इसके फाइनेंशियल्स को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, और क्योंकि इसका ये देखिए करीब आय अगर हम बात करें साल दर साल के हिसाब से तो वो बढ़ती दिख रही है कमाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें भी बढ़ोतरी, जंप बल्कि साल दर साल के हिसाब से डबल होता हुआ दिख रहे हैं यहाँ पर। एबिटा की बात करें तो वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरोइंग जो है वो भी कंसर्न यहाँ पर साफ तौर पर दिखता है। आखिरी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम लेकर आए हम लोग यहाँ पर, तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 6.5 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3% की लिस्टिंग की संभावना ऊपर 218 के भाव पर। चलिए तो ये फिलहाल के लिए 6-6.5 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3% के आसपास। इस बीच अम्बाला मैम के पास जाएं, एक टिप्पणी भी पढ़ लेते हैं। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई है और कह रहे हैं कि विपुल जी अम्बाला बहन को नमन। कह रहे हैं विपुल जी अम्बाला बहन हो या बाकी सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि कहीं मीटिंग में जाना है, ये लोग जाते कहीं नहीं हैं, वहीं बैठे बैठे इस चैनल को ऑफ कर देते हैं और दूसरे चैनल को ऑन कर लेते हैं। तो ये ऐसा तो कहा नहीं किसी ने कि मीटिंग में जा रहे हैं, तो पता नहीं, खैर वो उनका अपना ऑब्जर्वेशन था कि सब लोग जो है यहाँ से वहाँ से, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अम्बाला मैम, क्या व्यू रहेगा आपका इस आईपीओ को लेकर के? यहाँ पर क्या सब्सक्रिप्शन की सलाह रहेगी? यस, इनका जवाब दे दूं? दे दीजिए मैम, मतलब अगर आप लोग बोले तो कम कर देंगे, लेकिन लेट इट बी, आपको फायदा ही हो रहा है वैसे। चलो ओके, सो कमिंग बैक टू दिस आईपीओ। इस आईपीओ को 2 पार्ट्स में समझने की जरूरत है। बिजनेस को यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि लोग इसको उस तरह से समझ ले। ये पहले तो सिंपल समझिए कि एक राइस मिल है, लेकिन जो लार्ज स्केल पे काम कर रही है। तो राइस मिल बनाना लगाना इज नॉट अ बिग थिंग, ये कोई भी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, सब कर सकते हैं। इनका एज क्या है, इनके लिए एडवांटेज क्या है? बिकॉज दे हैव अ लेगेसी। तो मैं कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें जो मुझे लग रही है मैं सब करूंगी, उसके बाद अपना वर्डिक्ट आपको दे देती हूँ फटाक से। तो पहली बात तो ये कि इनकी लेगेसी पुरानी है, और दूसरी चीज ये यानी सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में इनका कंट्रोल है, दोनों में इनकी अच्छी पकड़ है। सोर्सिंग इसलिए क्योंकि अब जब ये जो राइस वगैरह या जो भी ग्रेन्स या फार्मिंग के जो प्रोड्यूस होते हैं ना विपुल जी, तो जितना ज्यादा आपका पुराना मार्केट में वट है, वट समझते होंगे आप सब लोग, गुडविल है, जितने पुराने आप है,
तो जनरली लोग जो है, जो किसान कम्युनिटी अपनी है, जो फार्मर कम्युनिटी है, वो एक अड़ाती के तौर पर आते हैं वैसे, लेकिन वहां पर सोर्सिंग जो है आपकी स्टेबल रहती है। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी राइस मिल को आगे एक्सपेंशन करने में, एक्सपेंड होगा या नहीं होगा। सो दैट प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड टू देम, क्योंकि इनका काम बहुत पुराना है। जितना मैं समझ पाई, इट्स लाइक कई दशक हो गए हैं, 3 जनरेशन आई थिंक। दूसरा सबसे बात फिर इंपॉर्टेंट आती है कि जो आपने प्रोड्यूस किया, प्रोसेस किया, उसको फिर आपके मार्केटिंग करना है। सो देयर दे विंस, वहां पर भी ये लोग जीत जाते हैं क्योंकि वहां पर उनका अच्छा खासा मार्केट सेटअप ऑलरेडी है। सो इन एंड ऑल दूसरी मिल्स से, दूसरे ब्रांड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनकी पोजिशनिंग कहीं ना कहीं बेटर है। नाउ क्या इस आईपीओ में एप्लीकेशन करें? यस, कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में दम है और इट इज रिलेटेड टू रोटी कपड़ा मकान। हमारे लिए भले ही बासमती राइस एक नेसेसिटी ना हो, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज है, जो इनके क्लाइंट है, वो इसको एक नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह ही देखते हैं। तो इट्स नॉट अ लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट टू देम, तो उनके लिए रोजमर्रा का खाना है। सो वहां पर एक एडवांटेज आ जाता है इनके प्रोडक्ट लाइन को लेकर के। नाउ अगर ड्यूटीज वगैरह बढ़ती है फ्यूचर में, तो क्या इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इस कंपनी के ऊपर बढ़ेगा? क्योंकि कभी कभी जब प्रोडक्शन कम होता है या एक्सपोर्ट रखना होता है, तो ये सारी चीजें भी होती है, या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को जब मेंटेन करना होता है, तो बहुत हद तक ये जो इंक्रीज्ड प्राइस है वो पास ऑन हो जाएंगे। यानी यूजर इज रेडी टू पे दैट एक्सटेंडेड प्राइस बाय, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फूड, बेसिक नेसेसिटी। सो हैविंग सेड ऑल, बिजनेस में आगे इन्वेस्टेड रह के भी ज्यादा पैसा बन सकता है, एंड प्रीमियम लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन भी मैं रख रही हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से, और जो एक और चीज कि केआरबीएल क्यों ना ले ले, फिर अमीरचंद के आईपीओ में ही क्यों करें? तो मैं एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ। केआरबीएल को हमने अभी 3 दिन पहले एक 290 के प्राइस पर बाय कर लिया है, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ही लग रही थी। और इसमें आप एप्लीकेशन रख सकते हैं अपनी, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक है, बिजनेस ठीक है, ग्रोइंग रहेगा और नेसेसिटी से जुड़ा हुआ है। तो प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्टर बन के भी पैसा कमाया जा सकता है। अब ये आपने तीनों पे मैम सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, महीने का आखिरी चल रहा है, तो मान लीजिए किसी के पास नहीं है भाई तीनों के तीनों राय को सम्मिलित कर पाना, या वो तीनों तो अगर 1 या 2 लगाने हो तो नंबर 1, 2, 3 करेंगे। अमीर एंड साइम प्रीनेटल्स। अगर आपके पास में लिमिटेड फंड्स है तो पावरिका को छोड़ दीजिए, क्योंकि बिजनेस की बात होती है, तो अगर आप उसको साइड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 पे किसको, साई को रख रही हैं? नहीं, नंबर 1 में मैं अमीर को रख रही हूँ, क्योंकि उसका बिजनेस में ज्यादा उनको रिसोर्स साइड भी उनको कंट्रोल है, और मार्केट साइड भी उनको कहीं ना कहीं अच्छा मार्केट है, तो इसके लिए, और छोटा इश्यू साइज है, तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके अमीर चंद को सेकंड पोजीशनिंग साई पेरेंटल को इसलिए रखा है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो अभी जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जेनेरिक मेडिसिन में, बहुत सारे पेटेंट अभी आए हैं, फ्री हुए हैं मार्केट में, तो उसका बिजनेस अचानक से बढ़ सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई एम गिविंग इट टू सेकंड रैंक। चलिए, तो अमीर बनना है तो अमीर चंद के आईपीओ में पैसे लगाएं, ये मतलब अमीर नहीं बनाएगा, अमीर नहीं बनाएगा वो, थोड़ा बातों से ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, नंबर 1 पे रखा आपने अमीर चंद को, तो वहाँ अमीर बनने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर में कान्हा राजा चूज करना है ना। वाह, बहुत शानदार। अंधों में कान्हा राजा जो है अमीर जी हैं, तो अमीर जी को आपने चुनी। तो दूसरे नंबर पे साई, तीसरे नंबर पे आप अवॉइड भी कर सकते हैं पावरिका को, ये राय निकल के आती हुई। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।